यादों में डूबी सीमा ने करवट बदली और गहरी नींद में सोए हुए अमन के नज़दीक सरक गई। अपना सिर उसने अमन की बाह पर रख दिया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। रात गहराने लगी थी और अमन अभी अभी खेतों से लौटा ही था कि पंचायत के सदस्य ने आकर आवाज़ लगाई, अमन, अभी पंचायत बैठ रही है, तुझे मुखिया जी ने बुलाया है। अचानक क्या हो गया? पंचायत क्यों बैठ रही है? इस बारे में सदस्य को कुछ पता नहीं था। अमन ने जल्दी जल्दी बैलों को चारा पानी दिया, हाथ मुंह धोए और बदन पर चादर लपेटी और जूतियां पहनकर चल दिया। इस बात को 2-3 घंटे बीत गए थे। अपने पापा को बार बार याद करते हुए गीता सो गई थी। खाट पर गीता की बगल में बैठी सीमा बेताबी से अमन के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो सीमा ने सांकल खोल दी। थके कदमों से अमन घर में दाखिल हुआ। सीमा ने दरवाजे की साइकिल चढ़ाई और एक ही सांस में अमन से कई सवाल कर डाले। क्या हुआ? क्यों बैठी थी पंचायत? क्यों बुलाया था तुम्हें? मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, अमन ने खाट पर बैठते हुए कहा। किस बात का डर? सीमा ने बड़ी परेशान लहजे में पूछा। अमन ने बुझी हुई नज़रों से सीमा की ओर देखा और बोला, बाली झगड़ा लेने आ गया है। सूरजगढ़ के खतरनाक गुंडे जग्गा की गैंग के साथ वह बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और उसने 50,000 रुपये के झगड़े का पैगाम भेजा है। लगता है वो मुझे यहाँ भी चैन से नहीं रहने देगा। अगर मैं डूब मर जाती तो अच्छा होता। ये बोलते हुए सीमा रुआसी हो उठी। उसने खाट पर सोई गीता को गले लगा लिया। अमन ने सीमा के माथे पर हाथ रखा और कहा, नहीं सीमा, ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर हमारे गांव की पंचायत ने क्या फैसला किया? क्या कहा मुखिया जी ने? सीमा ने पूछा। सच का साथ कौन देता है आजकल? हमारी पंचायत भी उन्हीं के साथ है। मुखिया जी कहते हैं कि बाली का झगड़ा लेने का हक तो बनता है। उन्होंने मुझसे कहा है कि या तो तू झगड़े की रकम चुका दे या फिर सीमा को बाली को सौंप दे। लेकिन इतना कहते कहते अमन रुक गया। मैं तैयार हूँ अमन, मेरी वजह से तुम क्यों मुसीबत में फंसो? सीमा ने कहा, नहीं सीमा, तुम्हें छोड़ने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। रुपयों के लिए अगर अपने प्यार की बलि कभी नहीं दूंगा तो फिर क्या करोगे? 50,000 रुपये कहाँ से लाओगे? सीमा ने पूछा। मैं अपना खेत बेच दूंगा, अमन ने सपाट लहजे में कहा। खेत बेच दोगे? तो खाओगे क्या? खेत ही तो हमारी रोजी रोटी है, वो भी छिन गई तो फिर हम क्या करेंगे? सीमा ने तड़प कर कहा। यह सुनकर अमन मुस्कुराया और प्यार से सीमा की आंखों में देखकर बोला, तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करूँगा लेकिन तुम्हें भूखा नहीं मरने दूँगा। आओ खाना खाएं, मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। सीमा उठी और खाना परोसने लगी। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर चुपचाप बिस्तर बिछाकर लेट गए। दिन भर के थके हारे अमन को थोड़ी ही देर में नींद आ गई, लेकिन सीमा को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर बेचैन पड़ी रही। लेटे लेटे वह ख्यालों में खो गई। तकरीबन 7 साल पहले सीमा इसी गांव से विदा हुई थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी शादी सूरजगढ़ के बाली के साथ धूमधाम से की गई थी। सीमा के माता पिता ने उसके लिए अच्छा घर परिवार देखा था ताकि वो सुखी रहे, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी सारी खुशियाँ ढेर हो गई थी, क्योंकि बाली का चाल चलन ठीक नहीं था। वो शराबी और जुआरी था। शराब और जुए को लेकर आए दिन दोनों में झगड़ा होने लगा था। बाली रात को दारू पीकर घर लौटता और सीमा को मारता पीटता और गालियाँ बकता था। सीमा को बस अपनी हवस के लिए घर में रखा हुआ था। 1 साल बाद जब गीता पैदा हुई तो सीमा ने सोचा कि बाली अब सुधर जाएगा, लेकिन ना तो बाली ने दारू पीना छोड़ा और ना ही जुआ खेलना और ना ही सीमा के बदन को नोचना। बाली अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद को दांव पर लगाने लगा। जब कभी सीमा इस बात की खिलाफत करती तो वो उसे मारने दौड़ता। इसी तरह 3 साल बीत गए। इस बीच सीमा ने बहुत दुख झेले। पति के साथ कुदरत की मार ने भी उसे तोड़ दिया। इधर सीमा के माँ बाप गुजर गए और उधर बाली ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। गीता को बगल में दबाए सीमा खेतों में मजदूरी करने लगी, लेकिन
मौका पाकर वह उसकी मेहनत की कमाई भी छीन ले जाता और वो आंसू बहाती रह जाती। एक रात नशे की हालत में बाली अपने 4 आवारा गुंडों को लेकर घर आया और सीमा को उनके साथ रात बिताने के लिए कहने लगा। यह सुनकर सीमा का पारा चढ़ गया। नफरत और गुस्से में वे फुफकार उठी और उसने बाली के मुंह पर थूक दिया। तब उन सभी गुंडों ने सीमा के बदन को भूखे भेड़ियों की तरह नोचना शुरू कर दिया। उसके बाद लाते मार मार कर बाली ने सीमा को दरवाजे के बाहर फेंक दिया। रोती हुई बच्ची को सीमा ने कलेजे से लगाया और अर्धनग्न हालत में चल पड़ी। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था, ना ही माँ बाप ना ही कोई भाई बहन। वे जाती तो जाती भी कहाँ। अचानक उसे अमन की याद आ गई। बचपन से ही अमन उसे चाहता था, लेकिन कभी जाहिर नहीं होने दिया था। वो बड़ी हो गई थी, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसने कभी मुंह नहीं खोला था। अमन का प्यार इतना सच्चा था कि वो किसी दूसरी औरत को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता था। बरसों बाद भी जब वो बुरी हालत में गीता को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंची तो उसने हंसकर उसके साथ बाली की बेटी को भी अपना लिया था। दूसरी तरफ बाली ऐसा दरिंदा था जिसने सीमा को आधी रात में ही घर से बाहर निकाल दिया था। औरत को वो पैरों की जूती समझता था। आज वो उसी की कीमत वसूलना चाहता था। कितनी हैरत की बात है कि जुल्म करने वाले के साथ पूरी दुनिया है और एक मजबूर औरत को पनाह देने वाले के साथ कोई नहीं है। बीते दिनों के ख्यालों में सीमा की आंखें भर आई। यादों में डूबी सीमा ने करवट बदली और गहरी नींद में सोए हुए अमन के नज़दीक सरक गई। अपना सिर उसने अमन की बाह पर रख दिया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन सुबह होते ही फिर पंचायत बैठ गई। चौपाल पर पूरा गांव जमा हो गया। सामने ऊंचे आसन पर गांव के मुखिया जी बैठे थे। उनके इर्द गिर्द दूसरे पंच भी अपना आसन जमाए बैठे थे। मुखिया के सामने अमन सिर झुकाए खड़ा था। पंचायत की कार्यवाही शुरू करते हुए मुखिया जी ने कहा कि बोल अमन, अपनी सफाई में तू क्या कहना चाहता है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है मुखिया जी। मैंने एक ठुकराई हुई मजबूर औरत को पनाह दी है। यह सुनकर एक पंच खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तूने बाली की औरत को अपने घर में रख लिया है अमन, तुझे झगड़ा देना ही पड़ेगा। हाँ श्याम, यह हमारा रिवाज है, हमारे समाज का नियम भी है। दूसरे आदमी ने कहा, मैं समाज के नियमों को नहीं तोड़ सकता। मुखिया जी की ऊंची आवाज़ गूंजी तो सभा में सन्नाटा छा गया। अचानक सीमा भरी चौपाल में आई और बोली, बड़े फ़ख्र की बात है मुखिया जी कि आप समाज का नियम नहीं तोड़ सकते, लेकिन एक सीधे साधे और सच्चे इंसान को तोड़ सकते हैं। आप सब लोग उसी की तरफदारी कर रहे हैं जो मुझे बाज़ार में बेच देना चाहता है, जिसने मुझे अपने दोस्तों के हवाले कर दिया और उसके वो गुंडे दोस्त मेरे शरीर को नोचते रहे और वो बाली देखता रहा। मुझे और अपनी मासूम बच्ची को आधी रात को घर से धक्के देकर भागा दिया था और वो दरिंदा आज मेरी कीमत वसूल करने आ खड़ा हुआ है। ले लीजिए हमारा खेत, छीन लीजिए हमारा सब कुछ, भर दीजिए उस भेड़िए की झोली। इतना कहते कहते भारती ज़मीन पर बेसुध होकर लुढ़क गई। सभा में खामोशी छा गई। सभी की नज़रें झुक गई। अचानक मुखिया जी अपने आसन से उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। सीमा के नज़दीक आकर वो ठहर गए। उन्होंने सीमा को उठाकर अपने गले लगा लिया। दूसरे ही पल उनकी आवाज़ गूंज उठी, सब लोग अपने अपने हथियार लेकर आ जाओ, आज हमारी बेटी पर मुसीबत आई है और जग्गा को खबर कर दो कि वो तैयार हो जाए, हम आ रहे हैं। मुखिया जी का आदेश पाकर सभी नौजवान दौड़ पड़े। मुखिया जी ने बंदूक उठाई और हवा में एक फायर कर दिया। बंदूक के धमाके से आसमान गूंज उठा। दूसरे ही पल मुखिया जी के साथ गांव के सभी लोग जग्गा के डेरे की ओर बढ़ गए। शराब के नशे में धुत जग्गा और उसके साथियों को जब ये खबर मिली कि दलबल के साथ मुखिया जी लड़ने आ रहे हैं तो सबका नशा काफूर हो गया। तलवारों की चमक और गोलियों की गूंज सुनकर उनके दिल दहल उठे। ये नज़ारा देख बाली के तो होश ही उड़ गए। जग्गा के एक इशारे पर उसके सभी साथियों ने अपने अपने हथियार उठाए और भाग खड़े हुए। तब मुखिया जी ने फैसला लिया कि बाली की जितनी भी ज़मीन और पैसा है वो सीमा और उसकी बेटी के नाम कर दिया जाए और बाली को उस गांव से निकाल दिया जाए।
आज सीमा को इंसाफ मिला था। गांव वालों ने सीमा और अमन की शादी करवा दी और उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी। अब सीमा अमन और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।